नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम आमिर है और आमिर खान साइंस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित जितने प्रश्न आज तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए उन सबको इकट्ठा करके पीवाईक्यू और एमसीक्यू का एक छोटा सा सेशन मैं आप लोगों के लेके आया हूं, क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र के अधिकतर प्रश्न नहीं आए हैं और बहुत चुनिंदा ही प्रश्न थे जो एलडीसी के अंदर पूछे गए हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो एलडीसी, पटवार, वीडियो और राजस्थान पुलिस उन सभी से मिलाकर हम कुछ प्रश्न तैयार यहां पर कर रहे हैं। और तो कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या चीजें पूछी गई। आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में। सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के जो खोज करता है वो कौन है या किसने इसकी खोज की थी। दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर अगर आपका जवाब जोनस साल्क होता तो जोनस साल्क, मैं आपको बता दूं कि जोनस साल्क जो है वो पोलियो के टीके पोलियो के टीके ठीक है, जिनमें आईवी और ओपीवी दोनों शामिल हैं, के खोज करता है के खोज करता है। कहने का मतलब यह है कि जोनस साल्क यहां पर ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की थी? पोलियो के आईवी और ओपीवी जो टीके हैं उनकी खोज की थी। ठीक है, आईवी जो इंटरवेस्कुलर वैक्सीन होती हैं और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन होती हैं। ठीक है, ग्रेगर मेंडल के बारे में बात करें तो ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर ये आंसर भी जो है वो गलत है, आनुवांशिकी के जनक हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें कार्ल लैंडस्टीनर, तो कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में अगर हम बात करें तो ये ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के खोज करता है। जैसा कि आप सबने पढ़ लिया होगा हमारी थ्योरी क्लासेस के अंदर। जिन्होंने नहीं पढ़ा है थ्योरी क्लासेस में, प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप उस थ्योरी क्लासेस को अटेंड कीजिए। वहां पर मिलने वाला जो भी मटेरियल है वो आपको एग्जाम में बहुत आगे लेकर जाएगा। और मैं इस बात का आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि जब तक आप वो चीज नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चंस जो है वो नहीं लगा पाएंगे, है ना। अगर हम बात करें विलियम हार्वे के बारे में, तो बिल्कुल दोस्तों, विलियम हार्वे यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। देखिए, विलियम हार्वे के बारे में अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं, अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 1600 ईस्वी में डॉक्टर विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र खोजा गया। रक्त परिसंचरण तंत्र खोजा गया। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के वीडियोस जो है वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज एक और वीडियो 8:15 आएगा, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। तो यहां पर ए उत्तर सही माना जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर मानव हृदय के बारे में, तो मानव हृदय यहां पर कौन सा पाया जाता है? तो मानव हृदय यहां पर चतुर्थ कक्षीय पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी दोस्तों स्तनधारी हैं या जितने भी पक्षी वर्ग हैं, सभी के अंदर इसी प्रकार का हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो पक्षी वर्ग स्तनधारी विकसित जंतुओं में आते हैं और इन सभी के अंदर कौन सा हृदय पाया जाता है? चतुर्थ कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, देखिए, अगर हम यहां पर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक दो, एक और दो, तो दो ही क्या होंगे यहां पर? आलिंद होंगे यानी एट्रियम होंगे, और दो ही क्या होंगे यहां पर? निलय होंगे यानी वेंट्रिकल्स होंगे। तो दो आलिंद और दो निलय यहां पर पाए जाएंगे जो कि मानव हृदय में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तीन हृदय के बारे में, तो तीन हृदय वाले जो होंगे उनको त्रिकक्षीय कहा जाएगा। ठीक है, जिनमें तीन कक्ष पाए जाते हैं, ऐसे सभी जंतु त्रिकक्षीय हृदय वाले होते हैं। ठीक है, इनको त्रिकक्षीय हृदय कहा जाता है। अब ये जो त्रिकक्षीय हृदय वाले जंतु हैं, इनमें कौन आता है? तो इनमें आते हैं आपके सभी सरीसर्प, यानी जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी रेंकर चलते हैं वो सभी आते हैं। तथा तथा सरीसर्प के बाद में आते हैं उभयचर। उभयचर जिनको एम्फीबियस एनिमल कहा जाता है, एम्फीबियस, जो कि पृथ्वी पर यानी स्थल पर और जल दोनों में सरवाइव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगर बात करें दो कक्ष के बारे में, तो द्विकक्षीय जंतु होते हैं जिनके अंदर द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है, बाई चैम्बर हार्ट पाया जाता है। और ऐसे बाई चैम्बर हार्ट वाले जो जंतु हैं वो मछली वर्ग, या आप कहेंगे कि जो
जलीय वर्ग है उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जलीय वर्ग में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि यहां पर कितने कितने प्रकार के यहां पर होंगे। 6 कक्ष वाला कोई हृदय अभी तक पाया नहीं जाता। मानव स्तनधारी ही सबसे ज्यादा विकसित जंतुओं में आते हैं और उनके अंदर मैक्सिमम 4 कक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि हृदय के किस कक्ष में शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त पहले प्रवेश करता है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आज आप लोगों को एक थ्योरी क्लास पढ़ाई है। 8:15 बजे उसका जो है आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, प्रीमियर देख लीजिए, वो उसमें आपको पूरे कंप्लीट यहां पर पता चल जाएगा। देखिए यहां पर है दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय या बाया निलय। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक चैम्बर ड्रॉ करते हैं यहां पर। ठीक है, ये चैम्बर हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ये रहा। ठीक है, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं। तो क्या होगा, फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आएगा वो सबसे पहले कहां पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम तक। कौन लेकर आता है, पल्मोनेरी शिरा लेकर आती है। ठीक है, तो पहले रक्त जो आएगा वो कहां पर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, यानी कहां पर, बाएं आलिंद में सबसे पहले जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद कहां पर जाएगा, उसके बाद जाएगा कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद कहां जाएगा, उसके बाद हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और फिर बॉडी से वापस कहां आएगा, राइट एट्रियम, फिर कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और फिर कहां जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का एक साइकिल, एक क्रम आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लाने वाली वाहिका कौन सी होती है। क्या वो पल्मोनरी धमनी होती है, क्या वो पल्मोनरी शिरा होती है, क्या वो महाधमनी होती है, या वो महाशिरा होती है। तो दोस्तों अगर इन सभी के बारे में बात करें तो इन सभी के अपने अपने काम है। जैसे अगर मैं बात करूं महाधमनी के बारे में, तो महाधमनी का काम क्या है, महाधमनी जो है वो प्योर ब्लड को, यानी जो शुद्ध रक्त, ऑक्सीकृत रक्त है, इस ऑक्सीकृत रक्त को कहां ले जाती है, तो ये हृदय से शरीर तक ले जाती है। तो हृदय से शरीर तक ले जाती है, शरीर तक परिवहन कह सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, महाशिरा के बारे में बात करें, वेना कावा के बारे में, तो वेना कावा क्या काम करती है, ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और ये अशुद्ध रक्त को कहां से कहां, ये साहब शरीर से हृदय तक लाती है, शरीर से हृदय तक परिवहन करती है इसका। ठीक है साहब। अब अगर हम बात करें यहां पर पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा के बारे में, दोस्तों अगर किसी भी धमनी या शिरा के पीछे, सॉरी मतलब पीछे मतलब मींस के उसके पास में अगर पल्मोनरी शब्द लग जाता है या फुसफुसीय शब्द लग जाता है, तो याद रखिए कि वो अपने काम को उल्टा कर देता है। जैसे अगर मैं कहूं महाधमनी के बारे में, तो धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लेकिन अगर पल्मोनरी धमनी लग गया तो रक्त कौन सा रक्त हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें इस फुसफुसीय धमनी के बारे में, तो फुसफुसीय धमनी क्या काम करती है, जो इम्प्योर ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, इस अशुद्ध रक्त को कहां से, हृदय से फेफड़ों तक लाती है। कहां से कहां तक, फेफड़ों तक लाती है। ठीक है, अब साहब यहां पर क्या हुआ, यहां पर फुसफुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन आ गई। मैंने आपको क्या कहा कि जो वेन होती हैं, जो शिराएं होती हैं, वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। लेकिन जब उनके साथ में पल्मोनरी या फुसफुसीय नाम जोड़ दिया जाता है तो अपने काम को विपरीत करती है, अपोजिट कर लेती है। और अब ये अगर हम बात करें इस फुसफुसीय शिरा के बारे में, तो ये क्या करती है, ये इस शुद्ध रक्त को यानी इस प्योर ब्लड को कहां से, आपके फेफड़ों से, क्योंकि देखो फेफड़ों से जुड़ी हुई इसलिए फुसफुसीय नाम है, तो फेफड़ों से हृदय तक यानी बाएं आलिंद तक लाने का काम करती है या लाती है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा साहब, बी आंसर यहां पर सही माना जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे हम आसानी से सारी चीज याद कर सकते हैं। तो रटिए मत, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चीजों को समझना है और समझकर आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, कौन सी है। क्या वो फुसफुसीय धमनी है, यानी जिसको हम पल्मोनेरी आर्टरी कहते हैं, क्या पल्मोनेरी आर्टरी है वो, क्या वो एरोटा है, क्या वो कोरेटेड धमनी है, या फिर वो कोरोनरी धमनी है। दोस्तों अगर हम बात करें कोरोनरी धमनी के बारे में, तो ये
हृदय में रक्त आपूर्ति करती है। तो हृदय में रक्त आपूर्ति करती है, रक्त आपूर्ति करती है। इसे याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कहां से होता है, कौन है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, तो आप बताएंगे कौन है वो, कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है। तो यहां पर एक्चुअल में जो आंसर होगा वो क्या होगा, महाधमनी, यानी यहां पर एरोटा होगा। और ये बाएं निलय में या बाएं निलय के साथ साथ SLV यानी अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार कपाट के साथ जुड़ती हैं, के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, सारी चीजें पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, थ्योरी क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे वो एकमात्र धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, कौन, क्या पूछा है, कौन सी धमनी ऐसी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में यानी ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होती है किसमें, धमनी में और शिरा में। ठीक है, धमनी और शिरा में, यानी आर्टरी और वेन के अंदर होती है, आर्टरी और वेन के अंदर। हम क्या कहते हैं कि जब आर्टरी होगी तो कौन से ब्लड का परिवहन होगा, प्योर ब्लड का, शुद्ध रक्त का। और जब शिरा होगी तो वो कौन सा हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, यानी अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पल्मोनेरी निकालनी है। देखिए यहां पर ये बन जाएगी पल्मोनेरी धमनी। ठीक है, पल्मोनेरी धमनी, मैंने क्या कहा कि अब ये पल्मोनेरी शिरा बन जाएगी, पल्मोनेरी शिरा। ठीक है, अब क्या होगा साहब, अब इनके पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी शिरा बनने की वजह से ये अपने काम को क्या कर देंगी, रिवर्ट कर देंगी, है ना। तो जब ये काम रिवर्ट करेगी तो ये किसका परिवहन करने लग जाएगा, इम्प्योर ब्लड का परिवहन करेगा, अशुद्ध रक्त का। और ये अपने रिवर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देंगी, प्योर ब्लड में। ठीक है, तो प्योर ब्लड में का परिवहन करेंगी। तो यहां पर क्या पूछा है, ऐसी कौन सी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो धमनी कौन सी है, वो पल्मोनेरी धमनी है, यानी फुसफुसीय धमनी में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, रेनल आर्टरी जो होती है, रेनल आर्टरी जो है वो किडनी के पास ले जाती है, तो ये वृक्क धमनी कहलाती है और इनमें शुद्ध रक्त ही होगा। हेपेटिक ये जो होती है ये लीवर आर्टरी कहलाती है, ये लीवर में रक्त को ले जाने का काम करती है और यहां पर भी शुद्ध रक्त ही होगा। तो केवल पल्मोनेरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी होगी जो क्या करेगी, अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है। ठीक है, कैरोटिड, फुसफुसीय, कोरोनरी या जुगुलर वेन। तो देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो अभी अभी मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया था कि इसको क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये तीन होती है कोरोनरी आर्टरी, ये तीन कोरोनरी आर्टरी होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। क्या करती हैं साहब, ब्लड सप्लाई करती हैं। इन तीनों में से अगर कहीं पर कोई ब्लॉकेज हो जाता है और दो में ब्लॉक हो जाए तो एक से काम चल जाता है, लेकिन अगर तीनों ब्लॉकेज हो जाए तो आपके हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और इसी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं पैदा होती है। अगला देखते हैं, कोरोनरी धमनी में रुकावट यानी ब्लॉकेज आने के कारण क्या होता है, पीलिया, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या मधुमेह। तो देखिए अगर हम बात करें पीलिया रोग के बारे में, तो पीलिया का मतलब होता है जॉइंडिस। क्या नाम होता है साहब इसका, जॉइंडिस। ठीक है, और दोस्तों ये जो जॉइंडिस होता है ना, ये बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। तो बिलीरुबिन जो वर्णक है, जो पिगमेंट है, की मात्रा बढ़ने से या मात्रा रक्त में बढ़ने से, रक्त में बढ़ने से, तो इसका मतलब इसका तो कोरोनरी आर्टरी से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ब्रेन हेमरेज के बारे में बात करें तो ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कितना, 220 mm ऑफ Hg से ज्यादा, Hg से अधिक। तो इतना अगर ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मधुमेह रोग का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ये इंसुलिन की कमी की वजह से होता है।
तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से, ठीक है साहब। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, हार्ट अटैक होगा। ठीक है, हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कोरोनरी धमनी है, कोरोनरी आर्टरी, इस कोरोनरी आर्टरी में एलडीएल और वीएलडीएल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रोल के नाम जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रोल बढ़ने से क्या आता है, ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है साहब, तो इसी से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं पता है क्यों, तो वीडियो में जाकर, मतलब मेरे बेसिकली जो मेरा चैनल है उस चैनल में आप जाइए और वहां पर वीडियोस में जाकर आप जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल का वीडियो वहां पर नजर आ जाएगा और आप वहां पर कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या वो एवी नोड होता है, नहीं साहब। पुरकिंजे तंतु, नहीं। हिंज बंडल, नहीं। कौन होते हैं वो, एस ए नोड होते हैं, यानी साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है, या इसे हटा देते हैं, या इसे साइनस नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइनस नोड भी कहते हैं। इसके अलावा इसका काम क्या होता है, ये हृदय धड़कन को नियमित बनाए रखता है, नियमित बनाए रखता है। कहां पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। ठीक है, नेचुरल तौर पे अगर देखा जाए तो दाएं आलिंद में पाया जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे हार्ट ऑफ हार्ट यानी हृदय का हृदय कहते हैं, इसे हार्ट ऑफ हार्ट यानी हृदय का हृदय कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जब ये काम करना बंद कर देता है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक आर्टिफिशियल पेसमेकर जोड़ते हैं। तो जब ये काम करना बंद करेगा तो हम क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल पेसमेकर यहां पर जोड़ेंगे। और ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, इसको किसने खोजा था, तो इसको ग्रेटवेच नाम के साइंटिस्ट द्वारा खोजा गया था। तो ग्रेटवेच द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसे कहां लगाते हैं, अच्छा ये किससे बनता है, ये टाइटेनियम की मिश्र धातु से बनता है। ठीक है, टाइटेनियम की मिश्र धातु से क्यों बनाते हैं दोस्तों, ज्यादातर चीजें टाइटेनियम से इसलिए बनाते हैं क्योंकि टाइटेनियम रस्ट फ्री होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार से जंग नहीं लगता है। तो जिन चीजों में जंग नहीं लगता है उसका प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। आगे बात समझ में, इसे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, ग्रेटवेच द्वारा बनाया गया था, और कहां लगाते हैं, तो इसको कॉलर बोन पर लगाया जाता है, कॉलर बोन पर लगाते हैं, लगाते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। ठीक है, देखिए वैसे देखा अगर जाए तो हार्ट बीट अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास ही होती है, लेकिन जो आइडली माना जाता है वो कितना माना जाता है, 72 टाइम्स। अब इसको थोड़ा सा अगर और हम लोग देखें तो इसमें और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 मिनट में हृदय जो है वो कितने रक्त को पंप कर सकता है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे किया जाता है, तो देखिए इसको ऐसे किया जाता है कि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि साहब एक बार में, तो हम कहेंगे कि एक बार में हृदय द्वारा रक्त पंप किया जाता है, रक्त पंप किया जाता है कितना साहब, अप्रोक्सीमेट 70 ml ब्लड पंप होता है एक बार में। हम कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है या हमारी जो हार्ट बीट है वो कितनी है, 72 टाइम पर मिनट। तो अगर हम बात करें यहां पर कि 72 टाइम यानी 70 बार में हृदय द्वारा रक्त पंप होगा, हृदय द्वारा रक्त पंप, ये सेकंड टाइप बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो 70 इंटू 72 5040 ml यानी अप्रोक्सीमेट 5 लीटर ब्लड। तो आप कहेंगे
कि हम 1 मिनट में हमारे शरीर का संपूर्ण रक्त यानी लगभग 5 लीटर रक्त क्या करते हैं, पंप कर देते हैं। ठीक है, तो औसतन अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में औसतन कितना ब्लड पाया जाता है, 5 लीटर पाया जाता है। तो हृदय प्रति मिनट संपूर्ण रक्त को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन और एडिशनल बता दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन ना आए और ऐसा आ जाए तो उसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। अगली बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन मतलब एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? क्या वो 80 और 120 होता है, 120 80, 100 60, 140 और 90? देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर दो तरह के प्रेशर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होगा सिस्टोलिक प्रेशर और एक होगा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में बात करें तो ये उस वक्त का है जब हृदय सिकुड़ता है, हृदय के सिकुड़ने पर, और ये है साहब हृदय के फैलने पर, हृदय के फैलने पर। ठीक है, तो जब हृदय सिकुड़ता है उस वक्त जो रक्तचाप है वो होता है 120 mm ऑफ Hg, और जब फैलता है तब होता है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यानी अगर मैं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप देखूं तो कितना होगा साहब, 120/80 mm ऑफ Hg, ऑफ Hg। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्फेग्नोमैनोमीटर काम में लिया जाता है जिसमें पारा भरा होता है, तो पारे की रीडिंग कितनी अप एंड डाउन जाएगी उसको हमें यहां पर मेंशन करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए स्टेथोस्कोप के बारे में बात करें तो क्या करता है, ये धड़कन सुनाने का काम करता है, तो धड़कन को सुनने के लिए प्रयोग लाता है, सुनने के लिए उपयोग। ठीक है, बैरोमीटर के बारे में बात करें तो बैरोमीटर का काम है वायु दाब को मापना, तो वायु दाब को मापने में उपयोगी, मापने में उपयोगी। ठीक है, थर्मामीटर के बारे में बात करें तो थर्मामीटर ये शरीर के ताप को नापता है, शरीर के ताप को मापता है। ठीक है साहब, तो अब कौन बचा है, स्फेग्मोमैनोमीटर। उत्तर सही है यहां पे। ठीक है, इसमें Hg मरकरी या पारा भरा होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी जो रीडिंग है वो किस में आती है, mm ऑफ Hg के अंदर आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हेमरेज या टेकीकार्डिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर देखा जाए तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो दो ऐसी चीजें दे रखी हैं जिसमें सही उत्तर बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको क्या पूछा है यहाँ पर, हाई ब्लड प्रेशर की उपस्थिति यहाँ पर पूछी है। ठीक है, ये भी बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, अमेजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशान करने के लिए बहुत सारी चीजें दे दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी लो होना, बीपी लो, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और अगर मैं हेमरेज के बारे में बात करूं तो हेमरेज में जो ब्लड प्रेशर है वो कितना जाता है, 220 mm ऑफ Hg से जाता है। अगर इससे अधिक होगा तब ब्रेन हेमरेज होगा, क्योंकि ब्रेन आर्टरी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पर हाइपरटेंशन और टेकीकार्डिया, इसमें से आप क्या सही करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के बारे में, तो उच्च रक्तचाप का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो सामान्य रक्तचाप है वो कितना हो जाए, वो बढ़ जाए, और कितना बढ़ जाए, तो लगभग 140 mm ऑफ Hg से अधिक हो जाए, से अधिक हो जाए। ठीक है,
तो जब आपका रक्तचाप इतना अधिक होगा तो उस वक्त जो है इस कंडीशन, ये जो है इसको हम हाइपर टेंशन कहेंगे। ये क्या साहब, हाइपर टेंशन है, क्योंकि रक्त क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अब क्या हो रहा है साहब, इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस स्थिति के अंदर आपकी जो हृदय धड़कन है, आपकी जो हृदय धड़कन है वो बढ़ रही है। और हृदय धड़कन के बढ़ने को क्या कहते हैं, इसे टेकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, तो हृदय धड़कन के बढ़ने को क्या कहा जाता है, हृदय धड़कन को बढ़ने को क्या कहा जाता है, टेकीकार्डिया कहा जाता है। 2 मिनट भाई साहब, एक सेकंड जरा, थोड़ा सा जो है वो एक बार पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है साहब, तो यहां पर अब अगर हम बात करें उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसको टेकीकार्डिया कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे साहब, टेकीकार्डिया कहेंगे। आगे बात करते हैं, क्योंकि हाइपर टेंशन है वो हाई ब्लड प्रेशर ही है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन ही कहेंगे, लेकिन वो स्थिति जो होगी वो क्या कहलाएगी, टेकीकार्डिया कहलाएगी। अगला प्रश्न, अरे यार ये एक बार खांसी या कोई चीज आ जाए तो बड़ी हिचकी से आने लग जाती है। ठीक है, और हिचकी का आना डायफ्राम के सूखना होता है, किसी का याद करना नहीं है। ठीक है, देखिए याद करने से हिचकी का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा स्फेग्नोमीटर के बारे में। इसका काम क्या होता है, ये जो है वो रक्तचाप यानी बीपी का मापन करता है। तो साहब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ईसीजी जो है, ईसीजी बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक है, जो कि क्या बताती है, जो कि धड़कन को बताती है कि कितनी आपकी हार्ट बीट किस हिसाब से चल रही है। यार क्या हो रहा है ये, तो साहब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, एंडोस्कोपी जो है वो हमारे जो गैस्ट्रिक ऑर्गन है उनको देखने में काम में आती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मुंह से एक पाइप डालते हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके जितने भी पाचन तंत्र या डाइजेशन में काम में आने वाले ऑर्गन्स हैं उनके अल्सर चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा उसका नाम होगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ये तो स्टेथोस्कोप है दोस्तों। यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या कहते हैं, ध्वनि के बहु परावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का संबंध इनमें से किससे है। तो देखिए अगर हम बात करें तो मस्तिष्क के लिए तो ईईजी कराई जाती है, तो ईसीजी इसके लिए नहीं है। फेफड़ों के लिए भी नहीं है, किडनी के भी नहीं है। ये किसके लिए साहब, हार्ट या हृदय के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है साहब, किसके प्रयोग में आता है साहब, हृदय के प्रयोग में आता है। यार थोड़ी अगर हिचकी महसूस हो ना क्लास में तो प्लीज यार माइंड मत करना। ये कई बार जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो भाई लगातार काफी देर तक चलती रहती है ना। चलिए, मानव हृदय का भार या वजन लगभग कितना होता है, 100 ग्राम, 300, 500 या 1 किलो। तो देखिए अगर मैं बात करूं ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो यहां पर ह्यूमन हार्ट जो पूछा गया है ना, वो कौन सा पूछा गया, वो वर्चुअल पूछा गया, आभासी पूछा गया है। अगर यहां पर वास्तविक भार या रियल वेट पूछा जाता तो आपको ये ऑप्शन यहां नहीं नजर आते, क्योंकि जब मैं बात करता हूं रियल वेट के बारे में यानी वास्तविक भार के बारे में, तो दोस्तों जब मैं वास्तविक भार के बारे में बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि पुरुष मेल 289.16 ग्राम के आसपास पाया जाता है, और इन फीमेल महिलाओं में ये 280 से 285 ग्राम के आसपास पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर कहीं पर भी ऐसी कोई चीज नहीं दे रखी है।
अब आ जाता हूं मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो साहब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पुरुषों के अंदर ये 300 ग्राम के आसपास में है और महिलाओं के अंदर ये 250 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषों का हृदय महिलाओं की तुलना में हमेशा से बड़ा है और ये एकमात्र रीजन है कि इसीलिए पुरुषों के दिल में बहुत सारी महिलाएं रह सकती है ना, रहती हैं बेसिकली अगर बात की जाए तो। दुनिया में सबसे भोला प्राणी अगर कोई है तो वो पुरुष है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक पुरुष अपने शरीर, अपने दिल में, ठीक है, हर प्रकार यानी अपनी वाली, दूसरी वाली, बाहर वाली, पास वाली, बाजू वाली, पड़ोस वाली, इधर वाली, उधर वाली, विदेश वाली, पता नहीं कौन कौन सी वालियों को अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, जबकि महिलाओं का हृदय पुरुषों के दिलों में छोटा है, इसीलिए महिलाएं केवल एक ही पुरुष रखती हैं। पर आजकल महिलाएं धीरे धीरे अपने हृदय को बढ़ाती जा रही हैं और एक से अधिक पुरुष महिलाओं के दिल में रहने लगे हैं दोस्तों। और हो सकता है कि एक समय के बाद में ऐसा हो कि और दिल बड़ा हो जाए। और आपने देखा होगा कि आजकल जो महिलाएं पुरुष को दिल में नहीं रख पाती वो नीले ड्रम में रख देती हैं। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो नॉर्मल कितना है, 300 ग्राम यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछते हैं। पुरानी और नष्ट यानी हुई आरबीसी जो पुरानी हो जाती है वो कहां जाती है? देखिए यहां पर यकृत, पेट और अस्थि मज्जा दे रखा है। अगर एग्जाम में स्प्लीन या लीवर नहीं होता तो यकृत सही उत्तर होता, लेकिन जब आपको स्प्लीन दे रखा है, प्लीहा दे रखा है, तो बिल्कुल आप इसको सही उत्तर मानेंगे और इसीलिए आप कहेंगे कि ये क्या कहलाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का शमशान, भी एक ही बात है, कहलाता है। और इससे जो बनने वाला नया पदार्थ है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, वो नया पदार्थ यूरोक्रोम होता है। और दोस्तों ये यूरोक्रोम वही यूरोक्रोम है जिसकी वजह से हमारा यूरिन यानी हमारे मूत्र का रंग जो होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में से कई तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि हीमोफीलिया नामक एक आनुवांशिक रोग है, इसका परिणाम क्या हो सकता है? ठीक है, क्या ये अंधापन है? नहीं है, अंधापन नहीं होता है। क्या ये हीमोग्लोबिन की कमी है? तो हीमोग्लोबिन की कमी को रक्त अल्पता यानी एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको एनीमिया कहा जाता है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर कहलाती है, तो ये भी नहीं है। यहां पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो बचपन से रक्त का थक्का नहीं जमता है। महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले था, इसीलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इससे रिलेटेड भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप समझदार हैं और जानते भी हैं इसके बारे में। चलिए, रक्त वाहिकियों यानी ब्लड वेसल्स के दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये एक रक्त वाहिनी है। ठीक है, और इस रक्त वाहिनी में यहां पर रक्त बह रहा है। ठीक है, अब जब ये रक्त बहेगा तो ये क्या करेगा, आसपास की दीवारों पर प्रेशर अप्लाई करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखिए प्रेशर अप्लाई किया। अब दोस्तों ये जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो क्या दबाव डालेगा, और अगर कोई चीज दबाव डालेगी तो उसी को क्या कहेंगे, रक्तचाप कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप एक ही बात होती है। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ठीक है, तो हम मिलेंगे हम लोग जो है थ्योरी क्लास में। उसके बाद में कल नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग उठाएंगे ओके डिजीज। तो डिजीज के जो है हम क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जिनके पास में टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।